जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड दर्शन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे पूर्वी सिंहभूम को और विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे पूर्वी सिंहभूम को। यहाँ से जितने भी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सब को यहाँ पे बताने का प्रयास करेंगे। तो हो सके पेन पेपर सब कुछ लेकर बैठिएगा और साथ साथ लिखते भी चलिएगा, क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होगा हम यहाँ पे बताएंगे वो सब कुछ नोट डाउन भी कीजिएगा, जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। जैसे जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, खास करके जितने भी झारखंड के आगामी प्रतियोगी परीक्षा होंगे सब में महत्वपूर्ण होगा, तो लिखिएगा जरूर, ठीक है। इसके पहले जो झारखंड दर्शन का हम बहुत सारा जिला दे चुके हैं, जैसे पूरा पलामू पढ़ा चुके हैं, उसके बाद अगर उत्तरी छोटा नागपुर देखेंगे तो पूरा पढ़ा चुके हैं, दक्षिणी छोटा नागपुर भी बता चुके हैं, संथाल परगना भी बता चुके हैं। तो अब कोल्हान बचा हुआ था, लास्ट जो झारखंड गठन होने के बाद बना है, तो कोल्हान के अंतर्गत आज पूर्वी सिंहभूम को देखेंगे और पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से जो भी आएगा सब पढ़ेंगे, तो आप लोग थोड़ा सा साथ दीजिएगा, कोऑपरेट कीजिएगा। आपको इतना कुछ बताएंगे कि कुछ भी यहाँ से छूटेगा नहीं, कुछ भी छूटेगा नहीं, बस केवल चीज़ लिखते भी चलिएगा। देखिए, कहने का मतलब सबसे पहले एक मैप बनाइए, ठीक है। एक मैप बनाइए छोटा सा, मतलब जितना देर में हम बोलेंगे उतना देर में आप लोग एक मैप बनाइए, ठीक है। देखिए, मैप से पढ़ेंगे तो उसका थोड़ा पढ़ने का मज़ा ही कुछ और होता है, ठीक है। तो आप लोग भी एक अच्छा से मैप बनाइएगा। देखिए कितना देर लगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस मैप को बनाने में कुछ समय लगा। कहने का मतलब एग्जैक्ट बनाने का ज़रूरत नहीं है, जैसे भी बने आपको केवल बनाना है। उस समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट बने। देखिए, पलामू परमंडल हम यहाँ पे बता चुके हैं, ये पलामू है, पलामू आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। उसके बाद अगर देखेंगे तो ये आपका मतलब जो एरिया पड़ता है ये आपका दक्षिणी छोटा नागपुर, ये भी हम बता चुके हैं। फिर उसके बाद ये वाला एरिया जो है उत्तरी छोटा नागपुर, ये भी हम बता चुके हैं। और उसके बाद संथाल परगना, ये भी हम बता चुके हैं। तो चार, देखिए झारखंड गठन हुआ था तो चार ही परमंडल जो हुआ करता था, मतलब बिहार से विरासत स्वरूप चार परमंडल यहाँ पे मिला था। तो कहने का मतलब चार परमंडल मिला था, लेकिन झारखंड गठन के बाद एक कोल्हान बना, वो दक्षिणी छोटा नागपुर में से ये था। कहने का मतलब कोल्हान इसी में शामिल था, तो ये अलग जो है वो बना। कोल्हान कब? 2003 ईस्वी में बना, ठीक है। तो कोल्हान के बारे में थोड़ा सा दो चार बात जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम पूर्वी सिंहभूम को विस्तार से समझेंगे। देखिए, ये कोल्हान जो है, कोल्हान परमंडल अगर देखा जाए तो उसमें इसका पहले स्थापना जो है, स्थापना कब हुआ था? तो 2003 ईस्वी में हुआ था। कोल्हान जो परमंडल है उसका स्थापना कब हुआ था? तो 2003 ईस्वी में हुआ था। मतलब झारखंड निर्माण के बाद ये कोल्हान परमंडल बना था, ठीक है। और इसमें जिलों की संख्या अगर कभी पूछे तो जिलों की संख्या कितना है? तो 3 है। और देखा जाए तो ये काफ़ी मतलब सूखा हुआ एरिया रहता है जहाँ पर बारिश बहुत कम होता है। ये कोल्हान जो चाईबासा का मैदान है जहाँ पर बारिश बहुत कम होता है, तो ये क्षेत्र जो है वो अगर देखा जाए तो पूरी तरीक़ा से धात्विक खनिज के लिए प्रसिद्ध है। पूरा कोल्हान जो है वो आपका धात्विक खनिज के लिए जाना जाता है। मतलब कि यहाँ पे धातु से संबंधित खनिज जैसे तांबा, लोहा, मैग्नीज, ये सब पूरी तरीक़ा से भरपूर मात्रा में मिलता है। कहने का मतलब देखा जाए ना तो ये नीचे का जो सिंहभूम वाला, नीचे का जो उड़ीसा का पार्ट है और इसका ये पार्ट, ये पूरा पार्ट बरमजादा ग्रुप का संघ है। बरमजादा ग्रुप का संघ है। ये बरमजादा ग्रुप में पूरी तरीक़ा से मिनरल्स में आपका देखा जाए तो पूरी तरीक़ा से आपका पाया जाता है, यहाँ पे खनिज पाया जाता है, ठीक है। खनिज संपदा पूरी तरीक़ा से यहाँ पे पाया जाता है। तो धात्विक अयस्क में जैसे मैग्नीज हो गया, तांबा हो गया आपका, फिर पूरी तरीक़ा से लोहा हो गया, ये सब यहाँ पे देखने को मिलता है कोल्हान में। मतलब अगर देखा जाए कि प्राकृतिक संपदा से पूरी तरीक़ा से परिपूर्ण है कोल्हान, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और किस ग्रुप का है? बरमजादा ग्रुप का है। धारवाड़ क्रम के चट्टान यहाँ पे काफ़ी अधिक पाए जाते हैं, जिसमें धात्विक खनिज के रूप में जाना जाता है। और ये धारवाड़ क्रम का जो क्षेत्र है ना, वो आपका नाम जो पड़ा है क्योंकि धारवाड़ एक कर्नाटक में जिला है जहाँ पर धात्विक अयस्क सबसे अधिक पाया जाता है। कहने का मतलब अच्छे क्वालिटी का लोहा वहाँ पे पाया जाता है, तो उसी के नामांकन पर यहाँ पे मतलब देखा जाता है। तो पूरी तरीक़ा से लोहा का क्षेत्र है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये जो क्षेत्र है ना वो संपदा, खनिज संपदा के दृष्टि से
काफ़ी समृद्ध है, इसीलिए इंडस्ट्रियल एरिया भी है वो यहाँ पे काफ़ी डेवलप हुआ है। तो वो विस्तार से हम चलेंगे, लेकिन देखिए कोल्हान के अंतर्गत 3 अगर ज़िले हैं तो ये एक एरिया इस तरह से स्पेसिफिक देखेंगे तो ये एक सरायकेला और उसके बाद ये है आपका पूर्वी सिंहभूम, ठीक है, सिंहभूम, इन्हें पश्चिमी सिंहभूम, ये है आपका पश्चिमी सिंहभूम, ये है आपका पूर्वी सिंहभूम, ठीक है। तो ये बटा कैसे वो हम बताते हैं। सबसे पहले इसको डिटेल से समझते हैं। अगर कोल्हान देखेंगे तो कोल्हान पूरी तरीका से पहले सिंहभूम था, सिंहभूम था। तो ये सिंहभूम जो था ना वो पूरी तरीका से मतलब सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम ये सब मिलाकर क्या कहलाता था, सिंहभूम कहलाता था। लेकिन हुआ क्या, कहने का मतलब ये दोनों जो है 16 जनवरी 1990 ईस्वी को हुआ क्या कि ये 2 जिलों में बट गया। सबसे पहले मतलब अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो सिंहभूम है वो एक सिंहभूम हुआ करता था, लेकिन 16 जनवरी 1990 ईस्वी को 2 जिला में बट गया था। वो एक पश्चिमी सिंहभूम और एक आपका जो है पूर्वी सिंहभूम था, सिंहभूम, और ये पूर्वी सिंहभूम था। कहने का मतलब कि कोल्हान जो है वो पहले पूरा तरीका से सिंहभूम था। 16 जनवरी 1990 ईस्वी को ये 2 भाग में बटा, मतलब कि 16 जनवरी 1990 ईस्वी को पूर्वी सिंहभूम और 16 जनवरी 1990 ईस्वी को पश्चिमी सिंहभूम बना, ठीक है। तो पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम बन गया। अब ये पश्चिमी सिंहभूम ना बहुत बड़ा एरिया था, यहाँ तक का एरिया जो है ये पश्चिमी सिंहभूम हुआ करता था। तो ये पश्चिमी सिंहभूम बाद में टूटा और टूटने के बाद इसी से मतलब 2001 ईस्वी में एक जिला बना और उसका क्या नाम था, सरायकेला और खरसावां, सरायकेला खरसावां, ये पश्चिमी सिंहभूम से कट के बना। तो ये थोड़ा सा सिंहभूम का इतिहास रहा है। सिंहभूम कोल्हान पूरा था। उसके बाद ये सिंहभूम जो है वो 16 जनवरी 1990 ईस्वी को 2 पार्ट में बटा, मतलब पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम, और 2001 ईस्वी में पश्चिमी सिंहभूम से कट करके सरायकेला खरसावां बना। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। ये थोड़ा सा इतिहास रहा कि कैसे कैसे कट करके और कौन सा जिला बना। भाई साहब पूरा अच्छे से पढ़िएगा, जहाँ से क्वेश्चन पूछता है हम उसी को बताने का प्रयास करेंगे और उल्टा पलटा तो कुछ नहीं बताएंगे, ठीक है। तो कोल्हान के बारे में अगर आप समझ गए तो अब हम आ जाते हैं पूर्वी सिंहभूम के बारे में। अब पूर्वी सिंहभूम को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। कहने का मतलब ये सब जो है वो लिखते भी चलिएगा, जो आपको बहुत काम देगा, ठीक है। तो नया परमंडल झारखंड गठन के बाद कौन सा बना, तो कोल्हान बना, और कोल्हान के अंतर्गत 3 जिले अभी हैं वर्तमान में, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो अब आ जाते हैं पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम मतलब जिला। अब ये पूर्वी सिंहभूम जिला है, उसके बारे में हम विस्तार से यहाँ पे पढ़ते हैं पूर्वी सिंहभूम जिला के बारे में। तो सबसे पहले पूर्वी सिंहभूम जिला जो है उसका स्थापना कब हुआ था, तो स्थापना अभी हम बताए थे 16 जनवरी 1990 ईस्वी को स्थापना हुआ था। किसका, तो 16 जनवरी 1990 ईस्वी को स्थापना हुआ था पूर्वी सिंहभूम का। अब कैसे हुआ ये हम डिटेल से अभी बता दिए। अगर जो नहीं समझोगे तो पीछे एक बार फिर से करके देख लीजिएगा तो आपको डिटेल से समझ में आ जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि इसका क्षेत्रफल, क्योंकि इसके पहले दरोगा का एग्जाम हुआ था तो क्षेत्रफल बराबर पूछता था। तो 3562 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 3562 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये बेसिक बात बताते, फिर इतिहास, ज्योग्राफी, खनिज, उसके बाद पर्यटन स्थल, इसका शैक्षणिक संस्थान, बहुत कुछ है जो सब कुछ देखेंगे। तो थोड़ा सा डिटेल से समझते हुए चलिएगा जो बहुत काम देगा। देखिए उसके बाद यहाँ पे लोकसभा, अगर लोकसभा क्षेत्र देखेंगे तो इसमें एक ही है, जमशेदपुर इसका एकमात्र लोकसभा क्षेत्र है। इसको ध्यान में रखिएगा। अगर विधानसभा पूछे, विधानसभा जो है इसमें बहुत है, 6 विधानसभा है। कहने का मतलब पूर्वी सिंहभूम में 6 विधानसभा है। लोकसभा क्षेत्र एक ही है, जमशेदपुर है, ठीक है। 6 विधानसभा क्षेत्र। देखिए जनसंख्या के आधार पर मतलब यहाँ पे तय की जाती है जनप्रतिनिधि। तो अगर देखा जाए तो पूरा झारखंड का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या की दृष्टि से है कौन, जमशेदपुर। यहाँ पर लगभग 23 लाख लोग आबादी यहाँ पे रहता है, 22,93,000 लोग यहाँ पे रहता है जमशेदपुर में। मतलब पूरा
पूर्वी सिंहभूम में रहता है, लेकिन जमशेदपुर इसका सबसे बड़ा शहर है। जमशेदपुर पूरा इसी का नहीं, पूरा झारखंड का सबसे बड़ा जो शहर है, अगर कभी पूछे जनसंख्या की दृष्टि से तो जमशेदपुर ही है। औद्योगिक क्षेत्र है, इसीलिए यहाँ पे संख्या थोड़ा ज़्यादा है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और जमशेदपुर जो है वो अगर झारखंड में महानगर है, अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि झारखंड में महानगर जो है वो कौन कितने हैं, तो 2 ही महानगर है झारखंड में, एक धनबाद है और एक जमशेदपुर है। तो जमशेदपुर महानगर भी है, झारखंड का महानगर जो है वो कौन है, जमशेदपुर। देखिए जमशेदपुर कोई जिला नहीं है, जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम का एक शहर है। बहुत लोग ना क्या करता है कि जमशेदपुर को एक जिला बता देता है कि जमशेदपुर भी एक जिला है, 24 जिला में जमशेदपुर भी नहीं भाई साहब, 24 जिला में जमशेदपुर जिला नहीं है, जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम का एक शहर है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाएगा। महानगर 2 है, धनबाद और जमशेदपुर, तो जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में है, इसको ध्यान में रखिएगा। और जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा शहर झारखंड में कौन है, तो जमशेदपुर है। और पूरा विश्व का एकमात्र लाइटिंग में सेंसर सिटी लाने वाला जो है वो, मतलब विश्व का नहीं पूरा भारत का, वो जमशेदपुर है। लाइटिंग सेंसर सिटी मतलब समझे, जैसे आप अगर कोई रतवा में जा करके चौक चौराहा में बैठ गए तो लाइट जल जाएगा, उसके बाद आप चले जाएंगे तो मतलब बुता जाएगा, ऐसा मतलब बताया गया था कि लाइटिंग में सेंसर सिटी लाने वाला मतलब पहला ये भारत का शहर था जमशेदपुर। लेकिन अब क्या है नहीं है, अब जाके देख लीजिएगा, ठीक है, लेकिन ऐसा था। अब इसके बाद अनुमंडल, अनुमंडल जो है इसमें 2 है, एक घाटशिला है और एक ढालभूम है, एक घाटशिला है और एक ढालभूम है, एक घाटशिला है और एक ढालभूम, इसका 2 अनुमंडल है। अब प्रखंड देखेंगे, प्रखंड ये सब बेसिक बात बताए, प्रखंड इसमें 11 है, 11 प्रखंड है। प्रखंड कितने हैं, 11 हैं, अनुमंडल 2 हैं, विधानसभा 6 है, लोकसभा सीट 1 जमशेदपुर है। क्षेत्रफल मतलब इसका कितना है, तो क्षेत्रफल 3562 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद स्थापना 16 जनवरी 1990 को हुआ। पूर्वी सिंहभूम का सबसे बड़ा शहर जमशेदपुर जो महानगर है, और ये जो है झारखंड का 2 महानगर में से एक है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर है, जो बराबर पूछा गया है, हम उसी को बताने का प्रयास किए। तो थोड़ा ये सब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा, बहुत बढ़िया यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए जब ये पूर्वी सिंहभूम है, अगर देखेंगे ना तो पूर्वी सिंहभूम के बाद ये उड़ीसा, और ऊपर में आपका पड़ता है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ये उड़ीसा है, उड़ीसा है। तो ये जो एरिया है ना ऐसे करके, यहाँ समुंदर लगता है, इधर बंगाल की खाड़ी, तो बोला जाता है कि समुंदर बंगाल की खाड़ी के सबसे नज़दीक का जो झारखंड का एरिया कौन सा पड़ता है, तो 2 में कंफ्यूजन हो जाता है, एक साहेबगंज और एक नीचे पूर्वी सिंहभूम में। तो याद रखिएगा पूर्वी सिंहभूम ऐसा जिला है जो समुद्र तल से सबसे नज़दीक है, समुद्र तट से सबसे नज़दीक होता है, मतलब 90 किलोमीटर मात्र यहाँ पर क्षेत्र है, जो 90 किलोमीटर अगर आप डिस्टेंस तय करेंगे, दूरी तय करेंगे, तो आप मतलब समुद्र तक पहुँच जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है, जो बराबर बना है, वो यहाँ से पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा, कहने का मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब ये हो गया आपका मतलब जिला का कुछ महत्वपूर्ण बात, जो फैक्चुअली मतलब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें कोई कहानी और ये सब तो है नहीं, बस थोड़ा सा। अब यहाँ पे आता है इतिहास। देखिए इतिहास में सबसे पहले प्राचीन इतिहास का बात करेंगे। प्राचीन इतिहास में सिंहभूम के क्षेत्र का क्या योगदान रहा। देखिए पूर्वी सिंहभूम का अलग से कोई योगदान नहीं है, पूरा सिंहभूम उस समय पूर्वी और पश्चिमी कुछ नहीं था, तो पूरा सिंहभूम था, सरायकेला खरसावां भी सिंहभूम था, इसीलिए ये सिंहभूम का बात करेंगे पूरी तरीका से। ज़्यादातर क्षेत्र तो पश्चिमी सिंहभूम में चला गया है, लेकिन जो भी बात आएगा वो पूर्वी पश्चिमी और सरायकेला खरसावां का सबका संयुक्त रूप से आएगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। देखिए सबसे पहले प्राचीन इतिहास में इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल में जो 3 विभाजन किया गया था, मतलब कि अगर देखा जाए तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, पूरी तरीका से जो विभाजन किया गया था, उस विभाजन में सिंहभूम का अस्तित्व तीनों काल में है। एकमात्र क्षेत्र जो सिंहभूम है उसका तीनों काल में मिलता है, मतलब प्रागैतिहासिक काल का ये केंद्र बिंदु एक प्रकार से हुआ करता था, जिसमें मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल का साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछता है, इसको एकदम रट लीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, ठीक है। तो तीनों काल का यहाँ पे साक्ष्य मिला है सिंहभूम से, हम सिंहभूम से बोल रहे हैं, खाली पूर्वी सिंहभूम नहीं, पूरा सिंहभूम से
यहाँ पर साक्ष्य मिला है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए सिंहभूम का जो क्षेत्र है, हम सिंहभूम बोल रहे हैं, पूर्वी सिंहभूम नहीं बोल रहे, सिंहभूम से रोमन कालीन सिक्का मिला है। ठीक है, रोमन कालीन सिक्का कहाँ से मिला है, तो सिंहभूम से मिला है, और ये प्राचीन काल के इतिहास को दिखाता है, प्राचीन काल के इतिहास को रोमन कालीन सिक्का यहाँ से मिला है। और सरायकेला खरसावां का जो नीचे पश्चिमी सिंहभूम में ये जो चाईबासा है, चाईबासा से इंडोसिथियन सिक्का मिला है, चाईबासा से इंडोसिथियन सिक्का, और सिंहभूम के क्षेत्र से क्या मिला है, तो रोमन कालीन सिक्का मिला है, और रांची के क्षेत्र से कुषाण कालीन सिक्का मिला है। तो ये 3 सिक्का वाला क्वेश्चन पूछता है। तो पश्चिमी सिंहभूम का जो चाईबासा है, जो कोल्हान का मुख्यालय है चाईबासा, तो चाईबासा से क्या मिला है, तो आपको याद रहो इंडो-सिथियन का सिक्का। और अगर पूछे सिंहभूम से क्या मिला है, तो रोमन सिक्का, और उसके बाद रांची से क्या मिला है, तो ये आपका मतलब रोमन सिक्का के बाद यहाँ पे कुषाण कालीन सिक्का मिला। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, तीनों सिक्का से संबंधित जो है प्राचीन साक्ष्य यहाँ से देखने को मिला है। अब इसके बाद अगर देखेंगे तो बेनू सागर, ये बेनू सागर का जो क्षेत्र है ना, तो पश्चिमी सिंहभूम का क्षेत्र में पड़ता है, लेकिन हम बता रहे हैं क्योंकि बेनू सागर का जो क्षेत्र है वो पूरी तरीका से 7वीं शताब्दी का जो एरिया समय था, उस समय जैन मंदिर के लिए विख्यात था यहाँ पे। और जैन धर्म का जो लोग थे ना, उसको सरक संप्रदाय कहा जाता था। यहाँ के जो जनजातीय लोग थे ना, वो जैन लोगों को सरक कहते थे। तो सरक मतलब होता है ना कि पैर में जब कांटा चुभ जाता है ना, तो उसको सरक बोलते हैं। मतलब ये एक प्रकार से दर्द थे, ऐसा माना जाता है कि ये जो है वो सरक थे, सरक संप्रदाय कहा जाता था जैनियों को। 7वीं शताब्दी में ये सिंहभूम के क्षेत्र में मतलब सिंहभूम के क्षेत्र में बेनू सागर के क्षेत्र से मिला था, बेनू सागर के क्षेत्र से मिला था, जिसको सरक संप्रदाय कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बेनू सागर, ठीक है, बेनू सागर, ठीक है, ये बेनू सागर से मतलब जैन का मिला है। जैन जो है पूरा भारत में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, 95% से ज़्यादा इनका लिटरेसी रेट है, इसलिए थोड़ा सा बहुत शांत स्वभाव के होते हैं। इनको पूरा तरीका से जैन और बौद्ध को पूरी तरीका से तबाह करने का काम शशांक किया था, सब केंद्र को जाकर ध्वस्त करके, और वहाँ पे शैव धर्म मतलब ज़्यादातर शंकर भगवान से संबंधित जो शैव धर्म का अनुयायी था उसको बसाया था। तो ये बात की बात है, जब इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताएंगे। लेकिन बेनू सागर जो है वो यहाँ पे जैन धर्म का केंद्र था, जिसको सरक संप्रदाय यहाँ के लोग कहते हैं, और ये पश्चिमी सिंहभूम के क्षेत्र में पड़ता है, यही था। एक बारूडी यहाँ पे मृत भांड मिला है, पक्के मतलब मिट्टी के बने हुए मृत भांड मिला है। कहाँ से, तो ये याद रखिएगा, मतलब बारूडी से मिला है पक्का मृत भांड। तो बेनू सागर, बारूडी, और एक है बोनगरा, ठीक है, बोनगरा, ये जो है यहाँ से मतलब पत्थर के मनके मिले हैं, पत्थर के यहाँ पे मनके मिले। तो पत्थर के मनके कहाँ से मिले हैं, बोनगरा से मिले। तो ये जो हम साक्ष्य बताएं वो पूरी तरीका से मतलब ये किससे है, प्राचीन समय से संबंधित है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। और ताम्र केंद्र जो है, ताम्र पाषाण काल, जिसके जैसे एक होता है लोह काल, एक होता है तांबे का काल, ठीक है, उसके बाद मतलब एक पत्थरों का काल, पाषाण काल। तो तांबे का काल का जो केंद्र बिंदु था वो भी सिंहभूम था। ताम्र काल था, उसका केंद्र क्या था, तो केंद्र जो है वो सिंहभूम था, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाएगा। और एक जो है पटम्बा जो है ये गांव है, पटम्बा गांव, करुआ गांव, ये सब बताएंगे, हनुमान गांव, ये सब बताएंगे। लेकिन ये पटम्बा गांव है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित था। बौद्ध धर्म की 2 प्रतिमाएं जो है वो यहाँ पे पटम्बा गांव से मिली हैं। तो पटम्बा गांव से बौद्ध धर्म की 2 प्रतिमाएं मिली है। ये बताता है कि बौद्ध धर्म का जो समय हो, या जैन धर्म का समय हो, या पाषाणकालीन समय हो, या ताम्र पाषाणकालीन समय हो, या फिर सिंधु घाटी, मतलब सिंधु घाटी नहीं कहने का मतलब उसके पहले का काल हो, मतलब जब मानव सभ्यता का प्रारंभ हुआ उस समय से पूरी तरीका से सिंहभूम क्षेत्र का आता है स्थान, और सिंहभूम का नाम आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आते हैं मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है। कहने का मतलब है कि
मध्यपाषाण काल से यहाँ कोई संबंध नहीं है। मध्यकालीन में, ये प्राचीन इतिहास में कम से कम इतना बात याद रखना है। देखिए अलग अलग इतिहास पढ़ेंगे, अलग अलग सब कुछ पढ़ेंगे तो डिटेल पढ़ेंगे। कहने का मतलब टेंशन नहीं लेने का, क्या टेंशन नहीं लेने का, बस जितना देने का उसको लिखने का, क्या उतना लिखने का, और उसके बाद उतना लिख करके और समझने का, और उसके बाद दिमाग में रखने का। क्या मतलब समझे ना भाई साहब, हम नहीं शेयर करने, लाइक करने, ये सब नहीं बोलते। आप कहने मतलब कि भाई लोग कहते हैं तो और लोग नहीं करता है। आप लोग जब तक नहीं कोऑपरेट करेंगे तब तक नहीं चल पाएंगे। पूरा जेपीएससी का जितना भी पेपर होता है ना, उसको गर्दा उड़ाकर यहाँ रखा जाएगा। लेकिन कहने का मतलब आप जब सिलेबस को आप जब तक साथ नहीं देंगे तब तक नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब जेपीएससी को पूरी तरीक़ा से दोनों पेपर पूरे तरीक़ा से धज्जियाँ उड़ाया जाएगा। मेरे साथ पूरा टीम है। उसके बाद अगर जेएसएससी हो चाहे टीचर हो, किसी का भी एग्ज़ाम हो, हम पूरा बिल्कुल मुक्त रूप से यहाँ पे निस्वार्थ भाव से काम करेंगे और उसके बाद साथ आप लोग को चलेंगे। लेकिन आप ही लोग नहीं चलते भाई। मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं डिजिटल बोर्ड होता, भाई डिजिटल बोर्ड कहने का मतलब आदमी यहाँ 2 वक्त का खाना सोचता है, उसके बाद कहने का मतलब ये बड़ी मुश्किल होता है। तो यहाँ तो डिजिटल बोर्ड का बात है यार। आप लोग सहयोग करेंगे तो आ जाएगा, नहीं तो हम लोग के पास जितना क्षमता है वो हम पूरी तरीक़ा से लगा रहे हैं। आप लोग अगर साथ देंगे तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा भाई। इसीलिए थोड़ा आप लोग कोऑपरेट कीजिए। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो, मेरे पास डिजिटल नहीं है लेकिन हम कंटेंट पूरी तरीक़ा से देने का प्रयास करेंगे जो परीक्षा में पूछता है। बस आप लोग थोड़ा सहयोग कीजिए, क्या बस आप लोग थोड़ा सा सहयोग कीजिए, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए मध्यकाल का जो समय है, उस समय सिंहभूम का क्या रहा है, तो मध्यकाल के समय में सिंहभूम का कोई अस्तित्व नहीं रहा था। मतलब देखिए मध्यकालीन समय में सिंहभूम का कोई हस्तक्षेप नहीं रहा था। अगर आप देखेंगे ना तो ये सिंहभूम का एरिया है पूरी तरीक़ा से, तो ये मानभूम का एरिया हुआ करता था। मानभूम तो पता है मतलब जितने भी चाहे दिल्ली सल्तनत हो चाहे मुगल कालीन हो, सब लोग ने आक्रमण जब किया था दिल्ली से, तो ये जो क्षेत्र है ऊपर वाला क्षेत्र में ज़्यादातर आक्रमण किया था। चाहे ये आपका हजारीबाग का क्षेत्र हो, चाहे चंपा का क्षेत्र जिसको बोलते थे, कोडरमा सतगावा गांवा का क्षेत्र हो, आपका गिरिडीह का, उसके बाद देवघर उवघर संथाल परगना राजमहल का क्षेत्र में अकबर का पूरा तरीका से अस्तित्व रहा था। फिरोज शाह तुगलक जो है गांवा सतगावा के साइड में रहा था। तो ये सब जो है ना पूरा ऊपर वाला ही एरिया में जो है वो सत्ता स्थापित किया था। मुगल हो चाहे दिल्ली सल्तनत हो, ये सब नीचे तरफ नहीं आया था भाई साहब, ये पूरी तरीक़ा से नीचे नहीं आया था। तो मानभूम जो आज का धनबाद है, उसको कहा जाता है कि ये अंग्रेज़ों से अछूता रहा था। अंग्रेज़ों से अछूता रहने का मतलब है कि अंग्रेज़ लोग यहाँ पे अपना कोई अस्तित्व, अंग्रेज बोलते हैं, कहने का मतलब कि ये जो है मुस्लिम आक्रमण से अछूता कौन सा एरिया रहा था, तो मानभूम, जिसको आज धनबाद कहते हैं। तो ये पूरी तरीक़ा से अछूता रहा था, मतलब कि यहाँ पे घुसा नहीं था कौन लोग, तो मुगल लोग, दिल्ली सल्तनत के लोग, यहाँ पे मुस्लिम आक्रमणकारी लोग से ये बचा रहा था। तो इसके नीचे लगभग सब बच गया था। मतलब आपका पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, ये सब बच गया था क्योंकि इधर मुस्लिम आक्रमणकारी लोग नहीं आए थे। जब मानभूम इसे बच गया तो इधरों बच गया। तो मानभूम का क्षेत्र में अप्रभावित रहा था मुस्लिम आक्रमण, लेकिन ये भी क्षेत्र ज़्यादातर प्रभावित नहीं रहा था। कोई हलचल नहीं देखने को मिला है, तो ज़्यादा हम यहाँ पे पढ़ेंगे नहीं, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मध्यकालीन के बाद क्या आता है, आधुनिक समय में, आधुनिक काल का समय जो है उस सिंहभूम का बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आधुनिक काल में हुआ क्या है कि अंग्रेजों का बात होगा। देखिए कहने का मतलब इलाहाबाद की जो संधि है, आप लोग बताएंगे इलाहाबाद का जो संधि है वो किस लड़ाई के बाद हुआ था, और वो लड़ाई किस किस के बीच हुआ था। 3 शासक थे, तीनों शासक और हेक्टर मुनरो अंग्रेज अधिकारी के बीच हुआ था। तो वो लड़ाई आप बताएंगे कि किसके किसके बीच हुआ था और कौन सा लड़ाई था, और उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुआ था। तो इलाहाबाद का जब संधि हुआ तो ये संधि में 2 संधि हुआ था, एक 12 अगस्त 1765 को और एक 16 अगस्त 1765 ईस्वी को। तो देखिए 1765 ईस्वी में जो 12 अगस्त को हुआ था, उससे मुगल शासक मतलब जो हुआ करता था, अब मुगल शासक कौन था आप बताइएगा यहाँ पे, ठीक है, शाह आलम द्वितीय। तो शाह आलम द्वितीय जो है उससे क्या किया गया था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी है वो पूरी तरीक़ा से ले लिया गया था। बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी मतलब ले लिया गया था 12 अगस्त को, किससे, मुगल शासक से। तो जब मुगल शासक से कौन ले लिए, अंग्रेज ले लिए थे, कब, मतलब 1765 ईस्वी में 12 अगस्त को। तो बिहार भी लिया गया, बंगाल और उड़ीसा लिया गया। तो यही बिहार में शामिल कौन था, तो झारखंड इसी के अंतर्गत आता था।
तो ये झारखंड इसी में जब शामिल था तो भाई अपना क्षेत्र पर तो अधिकार कब्जा करने के लिए सोचेंगे। तो अंग्रेजों ने अपने अधिकार करने के लिए इस क्षेत्र में सबसे पहले बोला जाता है कि बिहार क्षेत्र पर जब कब्जा अंग्रेजों का हो गया था तो उसमें झारखंड था। तो झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश जो है वो सबसे पहले कहाँ से हुआ, तो सिंहभूम से हुआ। तो सिंहभूम से अंग्रेजों का प्रवेश सबसे पहले 1767 ईस्वी में हुआ। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछता है कि अंग्रेजों का जो आधुनिक भारत में देखेंगे तो अंग्रेजों का प्रवेश हुआ। तो अंग्रेजों का प्रवेश जो है वो 1767 ईस्वी में सिंहभूम के क्षेत्र से हुआ था। कब हुआ था? 1767 में। मतलब 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई और इलाहाबाद की संधि में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को मिल गया। और अंग्रेजों को जब मिल गया तो बिहार में ही शामिल था कौन? झारखंड। अब झारखंड जब शामिल था तो झारखंड के क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश महज 2 सालों के बाद 1765 से 1767 में देखेंगे तो 2 साल के अंदर सिंहभूम के क्षेत्र से हो गया। और 7 to 10th जेपीएससी जो हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि अंग्रेजों का प्रवेश किस क्षेत्र से हुआ, पलामू से, सिंहभूम से और कहीं का ऑप्शन था। तो पहले तो आयोग पलामू मारी थी, उसके बाद जब इसका विरोध हुआ पूरी तरीका से, लोग जब मतलब आयोग के पास अपना पक्ष रखा तो आयोग ने फिर उस आंसर को सुधारा कि नहीं, सिंहभूम के क्षेत्र से प्रवेश हुआ था। ठीक है, तो कहने का मतलब 1767 ईस्वी में सिंहभूम के क्षेत्र से मतलब प्रवेश यहाँ पर हुआ था। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा अंग्रेजों का। जब अंग्रेजों का प्रवेश हो गया तो यहाँ पर अब कहने का मतलब अंग्रेज अपना मतलब यहाँ पे फोड़ेंगे बम। कहने का मतलब बम फोड़ने का मतलब ये हुआ कि अंग्रेज अपना तरीका से चलना चाहेंगे इस क्षेत्र में। अब बताइए, कहने का मतलब जो ये एरिया है वो पूरी तरीका से देखा जाए तो सिंहभूम जो है वो जनजातीय एरिया है, ये इस पर जनजातियों का अस्तित्व हुआ करता है ज़्यादा। तो अगर इस एरिया में आप घुसे 1767 ईस्वी में तो उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया कि जो यहाँ का शासन व्यवस्था हुआ करता था, जनजातियों का शासन व्यवस्था या जनजातियों का अपना धार्मिक व्यवस्था या सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, उसमें सब में अंग्रेजों ने दखल देना चालू कर दिया। और दखल देना चालू कर दिया जिससे यहाँ के लोग भड़क गए और भड़क गए, जो बाद में जा कर के यही आंदोलन और विद्रोह का रूप लिया, जिसमें सबसे पहले मतलब एक ढाल विद्रोह जो हुआ वो हुआ था कब? तो 1767 में। मतलब इस सब का आते ही ये विद्रोह हुआ था 1767 से 1777 में। मतलब 10 सालों तक ये विद्रोह हुआ था। और इसमें हुआ क्या था कि अंग्रेज लोग यहाँ पे आए सिंहभूम में, और सिंहभूम में आने के बाद सबसे पहले यहाँ का जो शासक जगन्नाथ ढाल था उसको हटा दिए। और ये हटा करके उसी का मतलब एक और भाई था नीमू ढाल, उसको यहाँ पे शासक बना दिया गया। अब जब नीमू ढाल को यहाँ शासक बना दिया गया तो उसके बाद यहाँ के लोग जो है वो नहीं चाहते थे कि नीमू ढाल शासक बने। तो उसके बाद जगन्नाथ ढाल जो है वो रोड में आ गया। अब समझिए, राजा अगर रोड में आ जाए तो उसके बाद जनता तो भाई उसको बहुत प्यार करती थी, तो जनता भी साथ में रोड में आ गई। और जैसे जनता साथ में रोड में आई उसके बाद जो है वो पूरा तरीका से आंदोलन भड़क पड़ा। बाद में यहाँ पे कैप्टन रूक को भेजा गया था, ठीक है, और चार्ल्स मेसन को भेजा गया था कि दबा दीजिए जाकर ये लड़ाई को। लेकिन तो भी एक लास्ट में दबा दिया गया ये विद्रोह को, लेकिन फिर से जगन्नाथ ढाल को यहाँ पे शासक बनाना पड़ा। तो मेरे कहने का मतलब भाई यहाँ पर ये हुआ कि ये जो मतलब ढाल विद्रोह है वो अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ पे जनजातीय रूप में देखा जाए तो पहला विद्रोह के रूप में सामने आया ढाल विद्रोह। जगन्नाथ ढाल के जगह पर नीमू ढाल को शासक बनाने के विरोध में आया था। जगन्नाथ ढाल खुद मैदान में उतरे थे, जिसके कारण ये विद्रोह व्यापक हुआ और जगन्नाथ ढाल की जीत हुई थी एक प्रकार से, और फिर शासक वो बने थे। तो ये विद्रोह थोड़ा सा बहुत बढ़िया है याद रखने के लिए, ठीक है। इसके बाद एक हो विद्रोह हुआ, हो विद्रोह। अब ये हो विद्रोह हुआ था 1820-21 में हुआ था, पोटा सरदार ने किया था। हो विद्रोह हुआ जो किसने किया था? तो पोटा सरदारों लोग ने इसको किया था हो विद्रोह को। और ये विद्रोह जो है वो पूरी तरीका से कोल लोग भी इसको साथ दिया था यहाँ पे, और अपने जमीन अपने अधिकार के लिए विद्रोह पूरी तरीका से किया गया था। क्योंकि इस क्षेत्र में अंग्रेज जो है वो धीरे धीरे यहाँ के लोगों का जमीन, यहाँ के लोगों का सामाजिक व्यवस्था में दखल करने लगे थे, यहाँ के राजनीतिक व्यवस्था में दखल करने लगे थे। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हो विद्रोह का एक मुख्य कारण ये भी था कि यहाँ का शासन व्यवस्था था अपना, इसमें भी हस्तक्षेप करने लगे थे। तो ये जो पूरी तरीका से विद्रोह जो है वो व्यापक स्तर पर पोटो सरदारों ने किया, जिसको कोल लोगों ने भी साथ दिया था।
और ये विद्रोह फिर बाद में ऐसे ख़त्म हो गया था। लेकिन अंग्रेज़ों को ये बताया था कि ज़्यादा शासन लंबा नहीं चलेगा, अगर आप इसी तरह से शासन करते रहेंगे तो। समय समय पर इसी तरह का विद्रोह जो है होते रहा है। एक विद्रोह भूमिज विद्रोह, देखिए पूरा डिटेल से ये पढ़ेंगे, भूमिज विद्रोह, ये सब जितना भी विद्रोह है वो हम डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन कहने का मतलब अभी जो है वो थोड़ा थोड़ा करके हम जान रहे हैं, क्योंकि जिला पढ़ना है। अगर सब यहीं पर हम बताने का प्रयास करेंगे तो पता चलेगा 2-4 घंटा का हो गया, और आपको 1 घंटा का देते तो आप लोग देखते नहीं हैं। तो ज़्यादा लंबा हमको करना भी नहीं है। कहने का मतलब अगर जिला बताने लगेंगे तो एक ही जिला में अगर सब कुछ बता 3-4-6 घंटा में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसमें कुछ छूटेगा भी नहीं, तो आप लोग देखेंगे ही नहीं। तो देखेंगे भाई तो एनर्जी मिलता है। हमारे साथ पढ़ाने वाले लोग कहते देखता ही नहीं, तो क्या करें पढ़ाकर। अगर आप लोग नहीं सपोर्ट करेंगे तो फिर हम लोग कैसे कर पाएंगे। तो थोड़ा सपोर्ट का ज़रूरत है आप लोग का। देखिए अगर आप लोग का प्यार सपोर्ट मिलेगा तो सब कुछ ठीक रहेगा, नहीं तो अब क्या बोले। चलिए देखिए भूमिज विद्रोह, ये भूमिज विद्रोह जो है 1832-33 ईस्वी में हुआ था। गंगा नारायण के द्वारा बीरभूम और सिंहभूम के क्षेत्र में, बीरभूम और सिंहभूम के क्षेत्र में किया गया था ये भूमि विद्रोह, और पूरी तरीक़ा से व्यापक फैला था ये। बाद में मतलब ये पूरी तरीक़ा से अंग्रेज़ों के द्वारा दबा दिया गया। तो मेरे कहने का मतलब ये जो थोड़ा थोड़ा आंदोलन जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर 33 में देखा गया। ये लगातार आंदोलन जब चल रहा था तो विल्किंसन इसको दबाया था। विल्किंसन एक अंग्रेज अधिकारी था, 1833 ईस्वी में आया था। तो ये जब विद्रोह को दबाया था तो बोला जाता है कि पूरी तरीक़ा से ये कानून लेकर आया था, विल्किंसन कानून। और विल्किंसन कानून जो है वो यही सिंहभूम वाला क्षेत्र में, यही जो कोल्हान का जो क्षेत्र है, यही एरिया में पूरी तरीक़ा से चाईबासा वाला एरिया में लगा था। तो आपको पता है विल्किंसन कानून किस क्षेत्र में लगा, तो सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, मतलब ये कोल्हान क्षेत्र में लगा। अगर आपको CNT पूछेगा तो CNT अगर पूछा जाए तो पलामू में क्षेत्र में, फिर उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर क्षेत्र में। और अगर यहाँ पे देखेंगे तो संथाल परगना में, मतलब SPT, ठीक है, SPT संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम ये लगा था। तो सबके लिए अलग अलग कानून बना था, जिससे कि वहाँ के लोगों को, वहाँ के जनजातियों को उसका अधिकार मिल सके और उसको कोई भी बेदखल ना कर सके। तो इसके लिए यहाँ पे बनाया गया था। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया होगा। कहने का मतलब अब ये इम्पॉर्टेंट बात समझ में आ गया। देखिए सब कुछ लिखते भी चलिएगा। कहने का मतलब है कि हम जितना भी बात बताएंगे वो कहीं ना कहीं आपकी ज़रूरत का रहेगा, तो थोड़ा सा लिखते चलिएगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। कहने का मतलब ये हो गया। अब यहाँ पर एक बात जो है, अब थोड़ा सा आंदोलन के बारे में भी बात करते हैं। जैसे थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और 1857 की क्रांति, 1857 का जो क्रांति था वो आपको पता है कि देवघर जो यहाँ पे है, देवघर रोहिणी से 32वें रेजिमेंट के बटालियन के द्वारा ये किया गया था। सिंहभूम के क्षेत्र में ये नहीं फैला था, क्योंकि सिंहभूम के क्षेत्र में, संथाल परगना के क्षेत्र में नहीं फैला था, क्योंकि 1856 में, इससे 1 साल पहले यहाँ पे हो चुका था 55-56 में कौन सा विद्रोह, संथाल विद्रोह, जिसके कारण संथालियों को बहुत कुचला गया था, मारा गया था। तो इधर नहीं फैला था, ये इधर फैला था। और इधर जो फैला इसमें हजारीबाग के साइड में फैला, उसके बाद ये रांची के साइड में फैला, और ये इसी तरह से सिंहभूम के क्षेत्र में भी फैला था। तो सिंहभूम के क्षेत्र में जब फैला था तो यहाँ पे मतलब अर्जुन सिंह नाम के एक शासक हुआ करते थे पोरहाट क्षेत्र से, तो उन्होंने ही इसका नेतृत्व किया था। कहने का मतलब ज़्यादातर पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है, पश्चिमी सिंहभूम में। लेकिन याद रखिएगा कि सिंहभूम के क्षेत्र से 1857 के विद्रोह में अपना महत्वपूर्ण योगदान कौन दिए थे, अर्जुन सिंह। तो अर्जुन सिंह 1857 की क्रांति में ये महत्वपूर्ण मतलब साथ यहाँ पे दिए थे, महत्वपूर्ण मतलब अपना पक्ष रखे थे, और अंग्रेजों को मतलब हालत ख़राब करने का काम इन्होंने किया था। पलामू क्षेत्र से है नीलांबर पीताम्बर, फिर अगर विश्वनाथ सहदेव, टिकेत उरांव, फिर गणपत राय, ये सब जो है कहाँ से, रांची से किया था। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा बात याद रखना चाहिए 1857 के क्रांति से। ठीक है, तो ये आपका सिंहभूम का क्षेत्र है गया, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। 1857 की क्रांति, ठीक है, क्रांति ये याद रखेंगे। अब इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण होता है 1920। देखिए 1920 ईस्वी में मतलब यहाँ पे जो कंपनी लगाया हुआ है 1907 ईस्वी में जमशेदपुर में कंपनी लगा था, जो आधुनिक भारत का अगर देखा जाए तो सबसे आधुनिकतम तकनीक पर स्थापित ये मतलब कंपनी है यहाँ पे, टाटा स्टील के लिए। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे बहुत सारे वर्कर काम करते थे। तो अंग्रेज़ों के अगेंस्ट में कहने का मतलब बोला जाए तो यहाँ पे 1920 ईस्वी में
स्ट्राइक कर दिए थे, हड़ताल कर दिए थे। जब हड़ताल किए थे तो हड़ताल में देखा जाए तो पूरा तरीका से एस.एन. हल्दर और एक है बनर्जी, ठीक है, वेमेस बनर्जी और एस.एन. हल्दर, ये 1920 ईस्वी में इनके नेतृत्व में यहाँ के मजदूरों ने हड़ताल कर दिया और पूरी तरीक़ा से प्रोडक्शन ठप कर दिया था यहाँ के इंडस्ट्रियल एरिया में। क्योंकि बोला जाता है कि टाटा में जो यहाँ पे देखा जाए तो जमशेदपुर वर्क्स एसोसिएशन जो था वो 1920 ईस्वी में जब पूरी तरीक़ा से आंदोलन करके और यहाँ पे हड़ताल किया था और बैठ गए थे हड़ताल पर, तो प्रोडक्शन बंद हो गया था। तो बोला जाता है कि लंबे समय तक, लगभग 25-26 तक ये हड़ताल चला था, मतलब 5-6 सालों तक हड़ताल चला। और 1928 ईस्वी में सबसे पहले यहाँ पर इस हड़ताल को तोड़ने के लिए सुभाष चंद्र बोस को आना पड़ा था, मतलब सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो 1928 ईस्वी में कौन आए थे? सुभाष चंद्र बोस आए थे। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस जो है 1928 ईस्वी में जमशेदपुर वर्क्स एसोसिएशन में मजदूरों को हड़ताल तोड़वाने के लिए आए थे, जिससे कि लोग हड़ताल तोड़ दें और उसके बाद अपना प्रोडक्शन चालू करें। तो ये भी थोड़ा सा बात यहाँ पे रखने वाला है जो हम आपको रखे, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो पूर्वी सिंहभूम का आधुनिक इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। C.F. एंड्रूज का नाम सुने होंगे, दीनबंधु, ये जमशेदपुर से ही ज़्यादातर ताल्लुकात रखते थे, संबंध रखते थे, और C.F. एंड्रूज को दीनबंधु कहते हैं, ठीक है। दीनबंधु। आप बताइएगा देश बंधु किसको बोलते हैं, बंग बंधु किसे कहते हैं, बंग बंधु किसे कहते हैं, दीनबंधु किसे कहते हैं, और देश बंधु किसे कहते हैं? तो दीनबंधु तो बता दिए, C.F. एंड्रूज को कहते हैं। महात्मा गांधी जब यहाँ आए थे तो महात्मा गांधी से ये मिलकर यहाँ के लोगों से जितना भी फंड जमा हुआ था उनको कुछ पैसा भी ये मतलब C.F. एंड्रूज दिए थे, और जमशेदपुर से ये संबंधित हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे बात आता है मतलब शिक्षण संस्थान और पर्यटन, मतलब शिक्षण संस्थान और पर्यटन, ठीक है। ये दोनों चीज़ हम इसलिए एक साथ पढ़ेंगे कि शिक्षण संस्थान भी देखने वाला चीज़ होता है, पर्यटन स्थान भी देखने वाला होता है। लिख लीजिएगा आप, क्योंकि शिक्षण संस्थान और पर्यटन जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से बराबर क्वेश्चन पूछेगा, वो सब आप लिखते चलिए। कहने का मतलब भाई ज़्यादा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ना तो आप लोग देखिएगा नहीं, इसीलिए हमको बहुत हिसाब से बनाना पड़ता है जिससे कि आप लोग को थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे। तो कहने का मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे पहले कोल्हान विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय से कट करके कोल्हान विश्वविद्यालय मतलब बना था 2009 ईस्वी में। तो ये भी देखने वाला है, शिक्षण संस्थान है, तो इसको दिमाग में रखिएगा, कोल्हान विश्वविद्यालय। एक है जैन विश्वविद्यालय, जमशेदपुर में जैन विश्वविद्यालय बना है, और जैन विश्वविद्यालय जो है वो झारखंड का पहला निजी विश्वविद्यालय है। जैन विश्वविद्यालय झारखंड का पहला निजी विश्वविद्यालय है, और ये कहाँ पे बना है? तो ये आपका जमशेदपुर में बना है, ठीक है। तो जैन विश्वविद्यालय जमशेदपुर निजी क्षेत्र का विश्वविद्यालय है। कोल्हान विश्वविद्यालय रांची विश्वविद्यालय से कट के बना 2009 ईस्वी में, इसको दिमाग में रखना है। महिला विश्वविद्यालय, ठीक है, महिला विश्वविद्यालय देखिए, महिला विश्वविद्यालय जो है ना वो पूरा झारखंड का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है? तो ये यहीं पर बन रहा है जमशेदपुर में। महिला इंजीनियरिंग कॉलेज अगर पूछे तो रामगढ़, महिला इंजीनियरिंग कॉलेज पूछे तो रामगढ़, लेकिन महिला मतलब विश्वविद्यालय अगर पहला बोले कि कहाँ बन रहा है तो जमशेदपुर में बन रहा है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जा सकता है। MGM मेडिकल कॉलेज, MGM मेडिकल कॉलेज, ठीक है, MGM मेडिकल कॉलेज 1964 में बना था। एक पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज है, वो 1974 में बना है, वो धनबाद में है। पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज 1974 में बना है, वो धनबाद में है, लेकिन MGM मेडिकल कॉलेज 1964 में बना है, 10 साल पहले, और ये जमशेदपुर में है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये बनेगा। एक है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, NIT, ये है 1960 में बना है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1960 में बना है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1960 में बना है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। एक है नेशनल मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी, नेशनल मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी, ये जो है 1946 में बना है, और ये भी जमशेदपुर में है। नेशनल
मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी, ठीक है, ये 1946 में बना है और ये भी आपका जमशेदपुर में ही पड़ता है। और एक है जेवियर लेबर एंड रिसर्च सेंटर, ठीक है, जेवियर लेबर एंड रिसर्च सेंटर 1949 में बना है और ये भी आपका जमशेदपुर में पड़ता है। और अल कबीर पॉलिटेक्निक जो है वो कॉलेज है, वो यहीं पर मतलब पड़ता है, मतलब अल कबीर पॉलिटेक्निक, ये जो है मानगो क्षेत्र जमशेदपुर में पड़ता है, वहीं पर ये है। तो ये जो देखें शिक्षण संस्थान था जहाँ से बढ़िया क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो शिक्षण संस्थान के बाद पर्यटन स्थल भी दिमाग में रखिएगा। पर्यटन स्थल जो है वो ढालबुम का राजा का किला, वो पर्यटन स्थल है, एकदम लिखते चलिए, ढालबुम का राजा का किला ये पर्यटन स्थल है। दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य, देखिए एक है आपका दलमा और एक है दलमी। दलमी धनबाद में, दलमी है ये धनबाद में और ये जो है मतलब पूर्वी सिंहभूम में, ठीक है, सिंहभूम में। तो दलमा जो है, दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है लगभग 193 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, लगभग 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और अगर देखा जाए तो दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य हाथी के लिए फेमस है। दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य हाथी के लिए फेमस है। मतलब यहाँ पे लेडी टार्जन के नाम से एक रहती थी जमुना टुड्डू, जो यही दलमा में हंसुआ बाली लेकर घूमती थी और जो भी जंगल काटता था उसका हंसुआ बाली छीन लेती थी। उसको लेडी टार्जन कहा जाता है झारखंड में, और जमुना मतलब नाम है उनका, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखिएगा। दलमा क्षेत्र में हाथी प्रोजेक्ट का शुरुआत जो है वो कब हुआ था, तो याद रखिएगा। दलमा से संबंधित जो है ना कुछ महत्वपूर्ण बात हम बता देते हैं जो एकदम रट लीजिएगा। दलमा जो है, दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य है, वो अगर देखा जाए तो 193 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। हाथी के लिए ये फेमस है, ठीक है, हाथी के लिए फेमस है। अब पूरा भारत में हाथी प्रोजेक्ट का शुरुआत जो है वो कब हुआ था, 1992 में हुआ था। हाथी प्रोजेक्ट का शुरुआत 1992 में हुआ था। हाथी जो है वो झारखंड, कर्नाटक और उसके बाद केरल का राजकीय पशु है। देखिए हाथी झारखंड, उसके बाद केरल और कर्नाटक का राजकीय पशु है, ठीक है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो हाथी दिवस कब मनाते हैं, तो 12 अगस्त को हाथी दिवस मनाते हैं, ठीक है। ये राजकीय पशु जो है, राजकीय पशु किसका है, तो झारखंड का भी है, झारखंड का है, केरल का है और कर्नाटक का, ये तीनों का है। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। हाथी को ये आपका विरासत पशु कब घोषित किया गया था, तो हाथी को विरासत पशु घोषित किया गया था 2010 में। तो देखिए 3 डेट याद रखिएगा। 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय रिवर का दर्जा दिया गया था। 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय रिवर का दर्जा दिया गया था। 2009 ईस्वी में मतलब राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन को घोषित किया गया था। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। साइंटिफिक नेम प्लेटेनी स्टागेगेटिका है, जो जलीय जीव है, जो हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है। और 2010 में हाथी को विरासत पशु घोषित किया गया था। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो पूर्वी सिंहभूम में है और जमशेदपुर के क्षेत्र में पड़ता है। तो इतना जो बात बताए ना, एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी बताते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी लिख लीजिएगा। बहुत बढ़िया यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है दलमा से। और दलमी कहाँ है, दलमी का क्षेत्र जो है वो आपका धनबाद में है, जहाँ पे मतलब बहुत सारा बौद्ध जैन का अवशेष यहाँ पे देखने को मिलेगा, मतलब आपका दामोदर नदी सिंदरी के क्षेत्र में। तो वो हम धनबाद में आप देखिएगा तो धनबाद जिला को तो वहाँ डिटेल हम बता चुके हैं, तो यहाँ पे हर जगह बताने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो लेडी टार्जन किसको कहते हैं, तो जमुना टुड्डू को कहते हैं, वो भी थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये दलमा हो गया। दलमा के बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे बहुत बढ़िया एक है धारागिरी जलप्रपात। धारागिरी जलप्रपात जो है वो देखने लायक है, तो उसको भी थोड़ा सा आप यहाँ पे देख लीजिएगा। धारागिरी जलप्रपात कहाँ पे है, तो ये भी पूर्वी सिंहभूम में है, मतलब पूर्वी सिंहभूम करने मतलब जमशेदपुर के साइड में पड़ता है धारागिरी जलप्रपात। ये भी एक मतलब पार्क है, मतलब एक जलप्रपात है, पार्क नहीं जलप्रपात है। डिमना झील जो है वो यहाँ पे है, डिमना झील है। फिर उसके बाद
जुबली पार्क यहाँ पे है, डिमना झील है, जुबली पार्क है, ये सब देखने वाला है। उसके बाद कंचन ग्राउंड है, मतलब सॉरी कंचन ग्राउंड तो हजारीबाग में, किनन स्टेडियम। देखिए कहने का मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो मैचें हैं वो तो अभी एक JSC स्टेडियम ध्रुवा रांची में बना है, मतलब ये नया है, इंग्लैंड और भारत के साथ पहला मैच हुआ था, भारत जीता था, कहने का मतलब ये रांची ध्रुवा में है, ये तो ठीक है। लेकिन इसी तरह का एक आपका किनन स्टेडियम जो है वो कहाँ है, तो वो जमशेदपुर में है। और किनन स्टेडियम जमशेदपुर में है। पूरा तरीका से लगता है खाना खा गए हैं ज़्यादा, तो थोड़ा सा ये लग रहा है, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी लाइटें नहीं रहता तो उतना देर तक इंतज़ार नहीं कर पाते हैं। कहने का मतलब लाइट अगर रहता 8-9 बजे तक, 10 बजे तक तो ठीक है, लाइट मतलब इधर का बहुत प्रॉब्लम है, तो उस रात में बनाना पड़ता है भाई साहब, क्या बोले। तो खाना वाना खा जाते हैं 12-1 बजे तक, तो कोई भूखे नहीं रहेगा, तो खाना खा लेते, तो कभी कभी लगता है कुछ ज़्यादा ही मतलब ये होने लगता है, क्योंकि खाना खा के नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन क्या करें, मजबूरियाँ कभी कभी हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब जुबली पार्क हो गया, किनन स्टेडियम हो गया, तो किनन स्टेडियम में भी अंतर्राष्ट्रीय मैच होता है जमशेदपुर में। ध्रुवा रांची में आपका JSC स्टेडियम है, और एक अभी बोकारो में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बन रहा है, ठीक है, 155 करोड़ का लागत से वहाँ पे बनेगा वो स्टेडियम, अभी बन रहा है। वो बनेगा तो झारखंड का अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में तीसरा होगा, क्योंकि किनन है, उसके बाद JSC है, और ये जब बोकारो वाला होगा, ठीक है। एक है हुड़को झील भी है, हुड़को झील है यहाँ पे देखने लायक, तो उसको भी यहाँ पे देखेंगे, हुड़को झील है। राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला, राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला जो है वो यहीं पर है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला जो है वो आपको यहीं पर मिलेगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यहाँ पे मिलेगा, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यहीं पे मिलेगा, लिखते चलिएगा, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यहीं पे मिलेगा। रंकनी मंदिर जो है यहीं पर मिलेगा, रंकनी मंदिर यहीं पर मिलेगा, मतलब पूर्वी सिंहभूम में ही मिलेगा। रंकनी मंदिर कहाँ पर मिलेगा, पूर्वी सिंहभूम में मिलेगा। चितेश्वर धाम यहीं पर मिलेगा, चितेश्वर धाम यहीं पर मिलेगा, चितेश्वर धाम यहीं पर मिलेगा। उसके बाद अगर देखा जाए भुवनेश्वरी मंदिर, तो यहीं पर मिलेगा, भुवनेश्वरी मंदिर, चितेश्वर धाम, रंकनी मंदिर, डिमना झील, मतलब जूलॉजिकल पार्क, ये सब आपको देखने को पूर्वी सिंहभूम में मिलेगा, और ये जमशेदपुर के क्षेत्र में मिलेगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब नदी देखेंगे तो मुख्य रूप से देखा जाए तो स्वर्ण रेखा नदी, और उसके बाद खरकई नदी। उसके बाद अगर देखा जाए तो दो मुख्य नदी है, एक है गोरा नाला नदी। तो गोरा नाला नदी फेमस नहीं है, गोरा नाला नदी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस तरह तो संजय उंजय और बड़ी नदी है, लेकिन मेन नदी है जो है वो आपका स्वर्ण रेखा और एक खरकई नदी। यहीं से क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि जो साकची नाम का शहर है, पहले साकची नाम का एक गांव था, तो मतलब जमशेद नौसरवान जी जो टाटा हुए थे, उनका मतलब सपना था कि यहाँ पर औद्योगिक एरिया देखा जाए तो बहुत अच्छा बन सकता है, ठीक है, क्योंकि वेबर का सिद्धांत के आधार पर जहाँ पर कच्चा माल मिलता है, मार्केट नज़दीक कलकत्ता मिल जा रहा है, 200 किलोमीटर के आसपास में पड़ जाता है, उसके बाद वहाँ पे कच्चा माल है, तो वहाँ पे उद्योग उसके बीच में स्थापित किया जा सकता है। तो वेबर के पूरी तरीका के सिद्धांत के आधार पर जमशेदपुर का जो साकची शहर है वो फिट बैठता था औद्योगिक एरिया के लिए। तो वहाँ पे जमशेद नौसरवान जी टाटा के द्वारा मतलब साकची नाम का जो शहर है वहाँ पे मतलब पहले वो गाँव था, वहाँ पे एक 1907 ईस्वी में टाटा स्टील जो बाद में हो गया था 1905 ईस्वी में, टाटा कंपनी की स्थापना यहाँ पे किए थे, और 2005 ईस्वी में वो टाटा स्टील हो गया था। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये जब स्थापित हुआ तो इसका नाम जो है उन्हीं के नाम पर जमशेदपुर कर दिया गया। तो जमशेदपुर जो शहर है वो स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित एक शहर है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बहुत बढ़िया यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये नदी पर। अगारा नाला नदी भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे, और साकची जो शहर का ही नाम क्या है, मतलब ये आपका जमशेदपुर है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। वो गांव हुआ करता था पहले, साकची नाम का एक गांव था। गोलमुरी भी जमशेदपुर में पड़ता है, वो भी औद्योगिक क्षेत्र ही है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अब खनिज, देखिए कहने का मतलब पूरा ये बेल्ट ही जो है ना वो खनिज का है, कहने का मतलब ये पूरा बेल्ट खनिज का है, बारामजादा ग्रुप का है, धारवाड़ ग्रुप में यहाँ पर आता है, और ये जो क्षेत्र है इसमें काफ़ी अधिक मतलब खनिज पाया जाता है।
तांबा खास करके देखेंगे पूर्वी सिंहभूम में, और यूरेनियम के लिए एक बहुत बढ़िया भंडार यहाँ पे देखा जाता है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब लोहा भी यहाँ पर मिलता है, मैग्नीज भी मिलता है, यूरेनियम भी मिलता है, फायर क्ले भी मिलता है। ठीक है, तो ये सब जो है मतलब यहाँ पे देखने को मिलता है पूर्वी सिंहभूम में। तो ये सब खनिज है जो यहाँ मिलता है। इससे ज़्यादा खनिज आपको पश्चिमी सिंहभूम के क्षेत्र में मिलेगा, लेकिन पश्चिमी सिंहभूम का क्षेत्र में खनिज मिलता है तो ये सब खनिज यहाँ से निकाल करके और औद्योगिक क्षेत्र ये पूर्वी सिंहभूम में लाकर यहाँ पे इसको बनाया जाता है। लेकिन इसीलिए देखेंगे, देखिए सबसे समृद्ध तो पश्चिमी सिंहभूम होना चाहिए, लेकिन झारखंड में सबसे गरीब जो है वो आपका एरिया जो है पश्चिमी सिंहभूम भी है। जबकि यहाँ पे इतना सारा मिनरल्स है, मतलब ज़मीन के अंदर इतना सारा इसका मिनरल्स पड़ा हुआ है, इतना सारा खनिज पड़ा हुआ है कि इसको देखा जाए तो सबसे अमीर होना चाहिए। सबसे बड़ा भी पश्चिमी सिंहभूम है जिला में, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे गरीबी सबसे ज़्यादा है। और समृद्ध जो है वो पूर्वी सिंहभूम है, जहाँ पर उद्योग स्थापित है, जहाँ पर उद्योग लगाया गया है। कहने का मतलब बड़े बड़े उद्योग। तो उद्योग कौन कौन से हैं? मुख्य रूप से जैसे टाटा स्टील, जिसको टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहा जाता है, तो 1907 ईस्वी में ये बना था और 10 में 11 से प्रोडक्शन ये चालू किया था। ठीक है, और स्टील का प्रोडक्शन 14 में चालू किया था, 1914 में। ठीक है, तो टाटा स्टील, टाटा मोटर यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद तांबा शोध संस्थान भी है, यूरेनियम शोध संस्थान भी है। यूरेनियम यहाँ पे पाया जाता है इसलिए यूरेनियम शोध संस्थान है। फिर उसके बाद मतलब यहाँ पे तांबा भी है, घाटशिला क्षेत्र में पाया जाता है, तो तांबा शोध संस्थान जो है वो यहाँ पे लगाया गया है। और एक है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ये जमशेदपुर में। देखिए, एक है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और एक है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ये दोनों में कंफ्यूजन होता है भाई साहब। यहाँ पे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है, मतलब कॉपर मतलब तांबा, तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है वो जमशेदपुर में है, और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है वो आपका मतलब कहाँ पे है, तो वो धनबाद में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड धनबाद, और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है वो कहाँ पे है, तो वो आपका पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है। कॉपर वाला, कॉपर मतलब तांबा, तो तांबा वाला कहाँ पे पड़ता है, तो आपका जमशेदपुर में। और जिंक वाला कहाँ पड़ता है, तो वो आपका धनबाद में। जैसे दलमी वाला भी बताए थे, दलमी धनबाद में है, और दालमा कहाँ पे है, तो पूर्वी सिंहभूम का जमशेदपुर में पड़ता है। तो इस सब चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, बहुत बढ़िया यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और वाहन निबंधन संख्या जो है वो कितना है, तो JH02, वाहन निबंधन संख्या JH इसका 02 है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो जितना भी बात हम बताएं अभी तक, जितना भी हम यहाँ पे बात बताएं, वो सब महत्वपूर्ण था। आपका यहाँ पे पूछा जाएगा कि ये सब जो क्षेत्र है वो कहाँ पर है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है, तो थोड़ा सा आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा। जितना महत्वपूर्ण फैक्टर है जो पूछा जाता है उसको हम केवल यहाँ पे बताने का प्रयास किए हैं। आप लोग का अगर कॉपरेशन रहेगा, अगर सहयोग रहेगा, तो हम इसे और अच्छे से और तरीके से आप लोग के पास लाएंगे, जिसको आप लोग देखेंगे, समझेंगे, और हो सके तो अगर आप लोग का प्यार सपोर्ट मिलेगा तो हम ये क्षेत्र को और अच्छा से बनाएंगे। ठीक है, तो केवल आप लोग का थोड़ा सहयोग चाहिए, आप लोग का थोड़ा कोऑपरेशन चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। और अगर देखिए जितना भी बात बताएं और हो सके लगे तो कि और कुछ बताने वाला था जो हम नहीं बताए, छोड़ दिए, ठीक है, या छूट गया, तो आप लोग अपने से भी नीचे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में इसका जितना भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट होगा जो आप जानते हैं और हमसे छूट गया है, कहने का मतलब देखिए हमारा खोपड़ी ये वो है, आप लोग का तो बहुत सारा है, तो हो सकता है कि कुछ मेरे से छूट गया हो, तो आप लोग जो है उसको नीचे कमेंट में लिखिएगा। और जितना बात जानते हैं जमशेदपुर के बारे में, जितना बात जानते हैं पूर्वी सिंहभूम के बारे में, आप सब कुछ लिख दीजिएगा। अगर जिसका जितना अच्छा लिखा रहेगा, मतलब देखेंगे हम कमेंट पढ़ते भी हैं, तो देखेंगे जिसका बहुत अच्छा लिखा रहेगा उसका कमेंट को हम पिन कर देंगे और उसका कमेंट सबसे ऊपर दिखेगा। ठीक है, जिसका मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हम जमशेदपुर को पढ़ाएं, हम पूर्वी सिंहभूम को पढ़ाएं, तो यहाँ पर मेरा योगदान रहा। और अगर आप इसके बारे में एडिशनल कुछ जानकारी दे देते हैं तो आपका भी इस जिला में योगदान हो जाएगा कि हमने भी इस जिला को बहुत कुछ दिया, बताया, तो वो हम कमेंट कर देंगे, उसको पिन कर देंगे, जिससे ये आपको लगेगा कि हमारा भी कुछ योगदान है और उसका लाभ जो है और आपके साथी, हमारे भाई, हमारी बहन सब उसका उठा सकते हैं। बस थोड़ा सा आप लोग का साथ ज़रूरत है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो वो रेड वाला बटन प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़रूरतमंद लोगों तक हो सके तो थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक